हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्लास 9th के जो बचे हुए पोर्शन थे हमारे सेल के, उसको लेकर के आप लोग के बीच में फिर से मैं मौजूद हूँ, द साइंस मास्टर ब्रजेश ओझा। और चलिए सीधे बात करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाले पोर्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। आज हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि अभी चैप्टर जो है, इसके अलावा भी और 2 पार्ट हैं जो इसके आएंगे, तब जाकर के ये चैप्टर कंप्लीट होगा। काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। क्लास 8 में जो भी आपने पढ़ा उससे बिल्कुल भी डिफरेंट है ये चैप्टर। तो इस डिफरेंट चैप्टर को डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल क्या होता है? तो सेल वॉल के बारे में जानते हैं। सेल वॉल क्या है? इज अ आउटर रिजिड नॉन लिविंग, या इसको हम लोग डेड भी कह सकते हैं, डेड परमिएबल पार्ट ऑफ सेल। ये सेल का सबसे बाहरी, आउटर, रिजिड, डेड और परमिएबल पार्ट है। ठीक है। सेल वॉल, अब देखिए एक एक के बारे में जानते हैं। आउटर है, यानी सबसे बाहर की तरफ मिलता है। अगर आप एक रफ स्ट्रक्चर देखें सेल का जल्दी से, तो जो सबसे बाहर की तरफ ये जो पोर्शन है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। मैं इसके लास्ट में सारे पोर्शंस को पढ़ा लेता हूँ, फिर आपको पूरा सेल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसके ऊपर में हर एक चीज को डिफाइन करूंगा एक बार और से। तो सेल वॉल है तो आउटर है, रिजिड है यानी हार्ड है, लिविंग नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग यानी डेड है, और परमेएबल है। इट मीन्स फ्रीली अलाउ द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट टू द सेल। ये क्या कर सकता है? चीजों को अपने से होकर के आने जाने देता है, अलाउ करता है। कहां पाया जाता है ये सेल वॉल? ऑब्सेंट इन एनिमल सेल। जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। याद रखेंगे, किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। किसमें प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हर तरीके के सेल में पाए जाते हैं। लेकिन केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये अब्सेंट होते हैं। ये बने किसके होते हैं? प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल वॉल, वो किसका बना होता है? वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। केमिकल सब्सटेंसेस है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं सारे के सारे। और जो फंगस है, जो फंगल सेल वॉल है, वो किसका बना होता है? वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन। तो काइटिन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका फंगल सेल वॉल जो है वो बना होता है। तो सेल वॉल का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? सेल वॉल का मेन काम होता है कि इट गिव्स फंक्शंस की अगर बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करता है? मेंटेन द शेप। मेंटेन द शेप, ये शेप को मेंटेन करके रखता है, डेफिनिट शेप मेंटेन करके रखता है। एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है। इसके अलावा परमिएबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात किया ही। तो ये सेल वॉल हो गया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाहर की तरफ मिलता है। सेल वॉल के अंदर का जो हिस्सा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। तो ये सेल वॉल हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे रीजन की तरफ सेल के, और उस रीजन को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने पहला जो फंक्शनल रीजन पढ़ा था वो पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं मैं, हम लोगों ने जाना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म,
और न्यूक्लियस। ये तीन मेन फंक्शनल रीजन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म बचा है और न्यूक्लियस बचा है। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। J.E. पुरकिंजे, नाम याद है ना, J.E. पुरकिंजे ने ये टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। The living portion inside the cell of plasma membrane, inside the plasma membrane, including the cytoplasm and nucleus, is known as the protoplasm. और प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो किसने दिया था, J.E. पुरकिंजे ने दिया था। तो इसमें हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या है भाई, प्रेजेंट इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, amorphous homogeneous ground substance। चलिए, तो साइटोप्लाज्म क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी लिक्विड पोर्शन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का नेचर है वो कैसा होता है, एमॉर्फस लिक्विड है। एमॉर्फस यानी रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता है, इट इज एमॉर्फस। होमोजीनस यानी होमोजीनस सोल्यूशन और हेट्रोजीनस सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो होमोजीनस क्या होता है, यानी एक समान जो सोल्यूशन बनता है, अलग अलग तरीके के चीजें जो है इसके अंदर में पाई जाती हैं और उनके बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे मौजूद है। तो ये जो एक लिक्विड पोर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का, उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और वो होमोजीनस है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर तरीके के जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के लिक्विड पोर्शन में इक्वल रूप से पूरे के पूरे पोर्शन में बिखरे हुए हैं। तो ये साइटोप्लाज्म कहलाता है हमारा। साइटोप्लाज्म की खास बात है कि साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइडेड। साइटोप्लाज्म जो है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। बाहर वाले हिस्से को कहते हैं एक्टोप्लाज्म, या इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा जेल। अंदर वाले हिस्से को कहते हैं एंडोप्लाज्म, या इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा सॉल। जो आउटर पोर्शन होता है ये कैसा होता है, इट इज डेंसर। ये डेंसर होता है यानी थिक होता है, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, डेंसर एंड नॉन ग्रेनुलर, यानी इसमें ग्रेन की तरह कोई स्ट्रक्चर्स जो है वो नहीं पाए जाते। तो डेंसर होता है, नॉन ग्रेनुलर होता है। जबकि एंडोप्लाज्म कैसा होता है, इट इज लिक्विड, और इसको हम लोग कहें कि फ्लूइडी होता है, ग्रेनुलर होता है। कई तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स जो है इसी पोर्शन में पाए जाते हैं। तो आउटर हिस्से को कहते हैं एक्टोप्लाज्म और इनर वाले पोर्शन को कहते हैं एंडोप्लाज्म या प्लाज्मा सॉल, जो लिक्विड पोर्शन होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म ज्यादातर जो है, साइटोप्लाज्म कितना का बना होता है, नियरली 75 to 85% इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। ये किसका बना होता है, ये लगभग 75 से 85% वाटर का बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा, ये सारे सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर में पाए जाते हैं। तो सारे के सारे इसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जैसे सब्सटेंसेस जो है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर में पाए जाते हैं। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करेंगे, साइटोप्लाज्म किस तरीके का काम करता है, व्हाट द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग। तो ये
कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है इट इज सीट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल। अलग अलग तरीके के जो मटेरियल्स बनते हैं उनके लिए ये एक जगह प्रोवाइड करता है, एक सीट प्रोवाइड करता है जहां पे ये सारे के सारे प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं। दूसरा है इट स्टोर्स द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। जो जरूरी चीजें होती हैं उनको ये क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा दे शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट। हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी, साइक्लोसिस कहते हैं इसको। इस मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस। और ये साइक्लोसिस होने की वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इक्वली पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो सेल के अंदर सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वल उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, उसमें ये साइक्लोसिस जो है मदद करता है। तो साइक्लोसिस के प्रोसेस में न्यूट्रिएंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर में दो पार्ट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर में कुछ चीजें जो होती हैं उनको हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स, इनको कहते हैं लिविंग। और कुछ जो होती है वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। तो जो लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं उनको? सेल ऑर्गेनेल्स। और जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। तो सेल इंक्लूजन्स और सेल ऑर्गेनेल्स ये साइटोप्लाज्म के अंदर में दो तरीके की चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है हमारे? सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर में पाए जाने वाले लिविंग पोर्शन को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये सब सेलुलर पार्ट है। दीज आर द सब सेलुलर पार्ट ऑफ द सेल। सब सेलुलर पार्ट ऑफ द सेल, ये सेल के सब सेलुलर पार्ट है। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। देयर आर सम स्ट्रक्चर, सम सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन लेस। उनके अंदर में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। दीज सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन, ये कैसे मदद करते हैं? दीज हेल्प इन बायोसिंथेसिस, सिक्रीशन, डाइजेशन। एक एक को समझेंगे क्या है ये। सिक्रीशन, डाइजेशन, सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस की बात हो गई, सिक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया। इसके अलावा ये एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा में ये मदद करते हैं। तो बायोसिंथेसिस यानी जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए जैसे हम लोगों ने खाना खाया और उस खाने का डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन में क्या होता है कि वो जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में टूटते हैं और फिर उन सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो उस तरीके की जो सिंथेसिस होती है उसको हम लोग कहते हैं बायोसिंथेसिस। सिक्रीशन यानी एंजाइम्स, हार्मोन्स, अलग अलग तरीके की चीजों का जो सिक्रीशन होता है वो कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। वही सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस। डाइजेशन, सेल के अंदर में जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर एंटर कर गए या कुछ सेल के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको कंप्लीटली डाइजेस्ट करके सेल के अंदर साफ सफाई को मेंटेन करना, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। एनर्जी प्रोडक्शन, सेल जो अपने काम के लिए जो हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता है? विद इन द सेल ऑर्गेनेल्स। तो वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, क्या उनका रोल होता है,
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो खोज करी थी, डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड कोवर्कर, जो इनके सहयोगी थे, कोवर्कर्स, इन 1945। पोर्टर और उनके सहयोगियों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करी थी कब? 1945 में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहाँ देख सकते हैं, कहाँ ये मिलते हैं? अगर हम लोग एक सेल के अंदर देखें तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस होते हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इस तरीके से फैले रहते हैं। हम लोग एक डिटेल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर में देखेंगे, यहाँ पे मैंने रफली आपको दिखाने का, लोकेट करने का प्रयास किया है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके पास 3 तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास में, जिनके ऊपर में कुछ राइबोसोम्स तरीके स्ट्रक्चर जो है इनके ऊपर में मिलते हैं। इनको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं इनको? इनको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। ये है सिस्टर्नी। कुछ सर्कुलर इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलते हैं, इनको हम लोग कहते हैं वेसिकल। क्या कहते हैं इनको? वेसिकल। किसी वेसिकल के ऊपर में ऐसे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, इनके ऊपर में भी। और जो तीसरा पार्ट होता है उनको हम लोग कहते हैं ये है वेसिक ट्यूब्यूल्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दे आर ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो ये कैसे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं? ER, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ER, नाम बड़ा है तो शॉर्ट में लिखते हैं ER। दीज आर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ट्यूब्यूल्स का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर के, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और वहां से लेकर के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरे सेल में फैले रहते हैं। तो अब देखिए ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो जो भी सेल के अंदर में चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद करता है? यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर से मिलकर के बने होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 तरीके के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER, जहां एक R का मतलब है रफ यानी खुरदुरा, और दूसरा होता है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे एक ट्यूब्यूल्स की बात करी हम लोगों ने, तो ट्यूब्यूल्स के ऊपर में कोई स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है जो इसको रफ बनाता हो, तो ये स्मूथ होते हैं। तो SER एंड RER, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनके सरफेसेस के ऊपर में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स की वजह से इनका सरफेस कैसा हो जाता है? खुरदुरा हो जाता है, रफ हो जाता है, और उस रफ सरफेस की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर में कोई राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, सरफेस स्मूथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम लोगों ने यहाँ पे जानने की कोशिश की। ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलेंगे? तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक
कैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये मैमेलियन आरबीसी में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, आप यहाँ पे एक बात एकदम गांठ बांध के रख लीजिए अपने पास में, ये जो मैमेलियन आरबीसी यानी हमारा आरबीसी, हम लोग क्या है, मैमल्स हैं, और हमारा जो आरबीसी होता है वो एक स्पेशल टाइप का यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर ना न्यूक्लियस पाई जाती है और ना ही कोई सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल आएंगे उसमें एक कॉमन चीज होगी, एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, यानी वो सेल ऑर्गेनल मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन किसी भी मैमेलियन आरबीसी के अंदर में वो सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा कि मैमेलियन आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मैमेलियन आरबीसी और प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होते हैं। इनके फंक्शंस के बारे में अगर जाने, इसको देखते रहिएगा, नोट करिएगा इसको, इनको थोड़ा सा इनके फंक्शंस के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। क्या है इनके फंक्शंस, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शन अक्सर पूछता है एग्जाम वगैरह में, तो इनके फंक्शन क्या है। जैसे सबसे पहला अभी हम लोगों ने बात किया, हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड, ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। अभी मैंने बात करी कि कहां से कहां ये फैले होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले रहते हैं। अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था। तो जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से जो जरूरी चीजें होती हैं उनको न्यूक्लियोप्लाज्म तक ले जाते हैं, और इस तरीके से सेल के अंदर में एक सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर में सर्कुलेटरी सिस्टम है, कौन डेवलप करता है, ब्लड, हार्ट, ये सब मिल करके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो सेल के अंदर में सब्सटेंसेस को सर्कुलेट करने के लिए एक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम कौन डेवलप करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। दूसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज द साइटोस्केलेटन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। दैट इज, जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम है, तो हमारी जो हड्डियां हैं, वो हमारी हड्डियां या बोन्स मिल करके क्या बनाती है, हमारा एक बोन का एक सिस्टम बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। और ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये क्या करता है, हमारे बॉडी के शेप को मेंटेन करता है। उसी तरीके से दैट इज मेंटेन द शेप ऑफ सेल। ये सेल के शेप को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो सेल के शेप को मेंटेन करता है, इसीलिए इसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसमें मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। क्यों करता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनके ऊपर में क्या मिलेंगे, राइबोसोम्स मिलेंगे। तो ये रफ के ऊपर में क्या मिलता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इन राइबोसोम्स की वजह से इसका सरफेस रफ होता है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह देते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड की सिंथेसिस में मदद करता है। तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के क्या बना होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। तो जो लिपिड और प्रोटीन हमें यहां से मिलते हैं इनके सिंथेसिस से, वो किसके बनने में मदद करते हैं, दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में ये मदद करते हैं। पांचवा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू डिटॉक्सिफाइज harmful
poisons and poisons in liver cell में SER का कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि लीवर सेल में SER का काम क्या होता है। तो SER जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो पॉइजन होता है उसको खत्म करने में मदद करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीवर सेल में SER का क्या काम होता है, तो इट डिटॉक्सिफाई द पॉइजनस सब्सटेंसेस, याद रखेंगे। तो ये 5 पोर्शंस है, 5 फंक्शंस है, इनके दिमाग में रखिए, इससे ज्यादा की कोई आवश्यकता है नहीं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला जो है हमारा वो है राइबोसोम्स। अगला जो है वो है अगला सेल ऑर्गेनेल है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम्स की खोज करी थी पैलाडे ने 1955। पैलाडे डिस्कवर द राइबोसोम्स इन 1955 में पैलाडे ने राइबोसोम्स की खोज करी थी। राइबोसोम्स कैसे होते हैं? दे आर स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, these are smallest cell organelles, membraneless, ये कैसे होते हैं? These are membraneless, यानी इनके ऊपर में कोई मेम्ब्रेन या कोई कवरिंग इनके ऊपर में नहीं पाई जाती है। तो इनके ऊपर में कोई मेम्ब्रेन या कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, यानी इनको कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही इनको देखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ये देख सकते हैं इनको। दे आर फॉर्म्ड ऑफ RNA, ये किसके बने होते हैं? दे आर फॉर्म्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन यानी RNA और DNA का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड और DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मेम्ब्रेनलेस होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। हु डिस्कवर्ड? पैलाडे। नेम द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल? राइबोसोम्स। ये सब बहुत सारे मौखिक क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके लिए। ये किस चीज के बने होते हैं? तो RNA का बना होता है। अब ये पाए कहां जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये मिलते हैं, यानी दोनों तरीके के स्ट्रक्चर्स में ये पाए जाते हैं। तो बोथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे हैं। अब ये अगर यूकैरियोटिक सेल में होते हैं तो ये 2 तरीके के होते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक को हम लोग कहते हैं 70S राइबोसोम्स। क्या कहते हैं इनको? 70S। और एक को कहते हैं 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम्स कहां मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, और 80S राइबोसोम्स कहां मिलते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। तो यूकैरियोट्स में मिलते हैं ये 80S। 70S 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। एक होता है 50S और एक होता है 30S। 80S जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है 60S और एक होता है 40S। तो इसमें 2 सब यूनिट है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो एक बड़ा वाला और एक छोटा। तो छोटा वाला इनका 30S है और ये बड़ा वाला 50S है। जबकि इसमें भी है एक छोटा और एक
बड़ा, तो छोटा वाला जो होगा वो 40s होगा और बड़ा वाला जो होगा वो 60s होगा। अब ऐसे आप अगर जोड़ रहे होंगे तो 50 और 30 कितना हो रहा है 80, 60 और 40 कितना हो रहा है 100, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं 70s कर रहे हैं, इसको 100s कर रहे हैं, सॉरी 80s कर रहे हैं इसको। तो एस क्या है, एस जो है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, स्वेदबर्ग यूनिट भी कहते हैं उसको। तो क्या क्या चीजें हैं वो जब हम लोग क्लास में कभी डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर मैं खुल के बताऊंगा, ज्यादा समय होता है वहां पे। तो ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, एक सेडिमेंटेशन मशीन होती है, उसमें अगर राइबोसोम्स को डाल ले तो अलग अलग लेवल होता है। तो राइबोसोम जब टूटते हैं, क्योंकि 2 हिस्सों से मिलकर के बना हुआ है, तो जब टूटते हैं तो अलग अलग लेवल पे जा करके सेटल हो जाते हैं। तो जो पार्ट जिस लेवल पे सेटल होता है उसको उसी के नाम से जानते हैं। तो 2 हिस्से हुए, तो 80s के तो एक 60 पे रुक गया और एक 40 पे रुक गया, यानी ये किस किस यूनिट से मिलकर बना है 40 और 60 वाले से मिलकर के बना है। वैसे ही 70 वाला जब टूटता है तो 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक 50 पे जाके सेटल हो जाता है, एक 30 पे हो जाता है, और इस तरीके से इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। तो ये 70s और 80s टाइप के। इनके अगर फंक्शन की बात करें कि इनका फंक्शन क्या होता है, तो एक ही फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना कि RER हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो राइबोसोम्स का भी वही काम होता है कि राइबोसोम्स प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। तो इनका एक और बहुत ही जरूरी फंक्शन क्या हो गया इनका, कि दे प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। चलिए अगले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे हम लोग। चलिए अगला जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है वो है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सबसे पहले देखते हैं कि इसको गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या प्लांट्स में इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विद व्हाट नेम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स नोन इन प्लांट्स। तो प्लांट में इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। इसको गोल्गी बॉडी क्यों कहते हैं, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी, इसीलिए इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये कहाँ मिलता है, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूक्लियस के नजदीक ये मिलता है। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, यूकैरियोट्स में मिलेगा, एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और मैमेलियन आरबीसी में ये नहीं मिलेगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक जो सेल ऑर्गेनेल है वो किसी मैमेलियन आरबीसी में नहीं मिलेगा, नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल और मैमेलियन आरबीसी में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है, वैक्यूल्स, सिस्टर्नी और वेसिकल्स। आप देख रहे हो कि इनका जो स्वेलन पोर्शन है, ये जो सिस्टर्नी है, ये किनारे किनारे पे जा करके एक गोलाकार स्फेरिकल स्ट्रक्चर की तरह ये बनते जा रहे हैं। यहीं से ये टूट करके क्या बनाते हैं, वैक्यूल्स बनाते हैं। छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं वो ट्रांजिशन है, यानी वो टूटते हैं, टूट करके अलग होते हैं इनसे और छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो जो मेन काम है इसका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का वो काम क्या है अब देखोगे। अच्छा चलिए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर में बात करते हैं। ये आप पोर्शन देख रहे हो कि थोड़ा सा ऐसे है, ये इस तरीके से है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कॉनकेव है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो कॉन्वेक्स है। तो वैक्यूल जब भी आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, कॉनकेव पोर्शन की तरफ, यानी ऊपर वाले पोर्शन की तरफ। और जो नीचे की तरफ जो राउंडेड पोर्शन है उसके नीचे वेसिकल मिलेंगे। जो फ्लैटेन स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी।
ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, सेल सिक्रीशन में मदद करते हैं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अगर फंक्शंस के बारे में अगर हम जाने कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इनके फंक्शन। ज्यादातर जो इनके फंक्शंस है वो फंक्शन क्या होता है, सेल सिक्रीशन में होता है। दे हेल्प इन सेल सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन, सिक्रीशन। तो ये एक ग्लैंड है, बॉडी है, तो ये क्या करता है, चीजों को सिक्रीट भी करता है। तो जरूरी जो एंजाइम्स है, हार्मोन है, केमिकल सब्सटेंसेस है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उनको सिक्रीट करता है। ठीक है, तो उनको सिक्रीट करता है, इसीलिए ये सेल सिक्रीशन में मदद करता है। इसके अलावा दे फॉर्म एक्रोसोम, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ये इसका एक्रोसोम कहलाता है। जो हेड होता है स्पर्म का उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम बनाने में कौन मदद करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स मदद करता है। दे फॉर्म लाइसोसोम, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, और वो जो सेल ऑर्गेनेल है उसको बनाने में कौन मदद करता है, यही हमारा गोल्गी बॉडी जो है वो मदद करता है। तो लाइसोसोम बनाने में मदद करता है। लाइसोसोम जो है वो सेल के डाइजेशन में भी मदद करता है। सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है उसमें भी ये मदद करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी हेल्प इन बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सुगर्स होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं उनको। तो उस पॉलीसैकेराइड्स के बायोसिंथेसिस में कौन मदद करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो मदद करते हैं। इसके अलावा ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, दे आल्सो हेल्प इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। गोल्गी बॉडी also help in biosynthesis of glycoprotein and glycolipid। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये दो तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं उनको बनाने में भी ये मदद करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 3-4 पॉइंट ही फंक्शंस में, अगर कभी फंक्शन पूछे तो ये 4-5 पॉइंट ही बहुत है इसके लिए। चलिए, तो ये आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गए। नोट्स बराबर से इनका मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड कराया जाए। चलिए अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। अगला जो है हमारा वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम के बारे में खास बात है, याद रखने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम लोग, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग। लाइसोसोम तो लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमा मतलब होती है बॉडी। यहाँ पे शब्दों को तोड़ करके समझ लें। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी इट इज द बॉडी दैट हेल्प इन द डाइजेशन। जो डाइजेशन में मदद करे उसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम वो स्ट्रक्चर है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। दिस ऑल्सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक structure present in animal cell। ये किसमें मिलता है, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं ये ज्यादातर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट मेनली इन एनिमल सेल एक्सेप्ट द मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी में ये फिर से नहीं पाए जाते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा था, एनिमल सेल एक्सेप्ट
एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी में ये नहीं पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो ये इनकी अगर हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ईच लाइसोसोम इज सराउंडेड बाय द आउटर सिंगल मेम्ब्रेन एंड इनर हाईली हेट्रोजीनस ग्रेनुलर मैटर। ईच लाइसोसोम is bounded by a single membrane and have inner granular material। अंदर इसके क्या होते हैं, कुछ ग्रेनुलर ग्रेन्स की तरह स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसके मैट्रिक्स में, ठीक है। इसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक हाइड्रोलेजेस, एमाइलेजेस एक्सेट्रा। तो कई तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके अंदर में पाए जाते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए इसे एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं किस तरीके से काम करते हैं, मान लीजिए कि कोई फॉरेन मटेरियल, कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर ही कुछ इस तरीके के एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, तो ये लाइसोसोम क्या होता है, बर्स्ट कर जाता है, फटता है। और जब लाइसोसोम फटता है तो इसके अंदर मौजूद सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। क्योंकि डाइजेस्टिव नेचर के हैं तो हर तरीके के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से बने हुए सब्सटेंसेस को ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। और ये सेल्फ किलिंग के लिए, या कहते हैं कि उसी को सुसाइड, यानी सेल को अपने आप ही खत्म कर देते हैं पूरी तरीके से। क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम से तो सारे के सारे जो मटेरियल है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से ही मिलकर के बने हुए हैं सेल के अंदर में। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सारे के सारे सेल के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे उनका सेलुलर डाइजेशन हो जाता है और सारा का सारा सेल कंटेंट खत्म हो जाता है। तो सेल कंटेंट खत्म हो जाएगा, उसके साथ में जो मटेरियल है वो भी सारे के सारे। तो सेल के अंदर जो भी चीजें हैं उनको ये अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर जाता है और कोई भी चीज हार्मफुल वहां पे बचती नहीं, तो सेल का सेल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इसके अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो ये किस तरीके से काम करता है, इसके अगर फंक्शन की बात करें तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है, हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के अंदर जो भी डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं उसमें ये मदद करता है। इट हेल्प इन ऑटोलिसिस, अभी जैसे मैंने बताया सुसाइड, ऑटोलिसिस में मदद करता है, यानी सेल्फ डिस्ट्रॉइंग। इसका जो नेचर है वो कैसा है, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग है, ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होता है और पूरे के पूरे सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मोनोसाइट, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है भाई, आप लोग जानते हैं कि ये WBC का एक टाइप है सेल का, मोनोसाइट, जो स्कैवेंजर की तरह काम करता है। स्कैवेंजर, तो स्कैवेंजर का क्या काम होता है, सेल क्लीनिंग का काम करता है। यानी अगर कुछ भी वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर है तो उसकी साफ सफाई में कौन मदद करता है, लाइसोसोम मदद करते हैं। तो स्कैवेंजर की तरह काम करता है, ये मोनोसाइट्स के अंदर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये टैडपोल लार्वा के मेटामॉर्फोसिस में भी मदद करता है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस
it helps to digest tail and gill of tadpole larva. इसके कुछ फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोलिसिस, मोनोसाइट्स के अंदर में पाए जाते हैं, तो ये सेल क्लीनिंग का काम करता है। और मेटामॉर्फोसिस में, क्योंकि टैडपोल लार्वा के पास में टेल और गिल्स पाए जाते हैं, तो उस टेल और गिल को रिमूव करने में ये मदद करता है। अब अगला जो हमारा पोर्शन बच गया, उसमें बच गया पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ही कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स हमारे बच गए। उनके बारे में और न्यूक्लियस के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय, बी सेफ।